हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का डाउट नट लाइव में। मैं विपिन सिंह आपके लिए लेके आया हूं एक नया कोर्स जो कि आज से स्टार्ट हो रहा है। भौतिक विज्ञान हम पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको भौतिक विज्ञान पढ़ाने वाला हूं, जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं। जो नहीं जानते हैं वो भी जान जाएं। फिजिक्स की क्लास मैं पढ़ाने वाला हूं आपकी। तो पहला लेक्चर है, पहला अध्याय है, स्टार्टिंग है, पहला दिन है। सभी बच्चे आ गए हैं, अच्छी बात है। नहीं आए हैं सभी बच्चों को आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, आप दोस्त यार को बता सकते हो कि क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं डाउट नट पर आपके लिए। सभी बच्चों को टाइम पर आ जाना है। मैं टाइम टेबल भी दिखा दूंगा अभी आपको। और ये बहुत ही शानदार सफर रहने वाला बेटा। सभी बच्चों को बोलने वाला हूं, जो बच्चे 11वीं से 12वीं में आ चुके हैं उनके लिए ये कोर्स पूरा एकदम तैयार है ना। पूरी तरीके से हमारी तैयारी हो चुकी है, बस आपको तैयार हो जाना है पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि डाउट नट तैयार है आपके लिए, कोर्स लेके आ चुका है। और आज से ही स्टार्ट कर रहे हैं। आज पहला दिन है। आपने इसके पहले क्लासेस लगाई हैं अगर, अच्छी बात है, ठीक है। नहीं लगाई हैं, टाइम टेबल बता देता हूं। टाइम टेबल नहीं पता होगा इसलिए छूट गई होगी क्लासेस, कोई दिक्कत नहीं। टाइम टेबल मैं बताता हूं, टाइम टेबल नोट करके रखेंगे सभी बच्चे, ताकि नेक्स्ट क्लासेस जो है आपकी वो छूटे ना, ठीक है। तो रोजाना क्लास होगी आपकी। टाइम टेबल अभी मैं बताता हूं। थोड़ा सा बात करेंगे भौतिक विज्ञान के बारे में। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये आपका पहला चैप्टर है बेटा। आप भौतिक विज्ञान की किताब आप जब उठाएंगे तो आप देखेंगे, चाहे एनसीईआरटी की किताब उठाइए या अपने बोर्ड की, आपकी खुद की किताब हो कोई बोर्ड की, उसको आप देखिए। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये पहला अध्याय है जो आपको पढ़ना होता है। सबसे पहले आपको वैद्युत आवेश के बारे में जानना है। तो इस लेक्चर में हम बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत आपको बताऊंगा, आइडिया दूंगा। पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि पढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं कि बहुत ज्यादा ऐसे पढ़ाते हैं, लगातार पढ़ा रहे हैं, सब नहीं। आज थोड़ी सी आपसे बात भी करें, ठीक है। थोड़ा सा एक बार समझते हैं, जानते हैं। आपको बताऊंगा मैं कि क्या है भौतिक विज्ञान जो हमें पढ़ना है और कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे हम आगे चलेंगे लेक्चर में। जैसे जैसे लेक्चर बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे, कौन कौन से चैप्टर मिलेंगे हमें, और चैप्टर के अंदर किस तरह के गुणों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप अभी 11वीं का एग्जाम तो वैसे ही हुआ नहीं, ऐसे ही प्रमोट कर दिया गया। अगर एग्जाम हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम दे के आप आए हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं हुआ तो भी अच्छी बात है, क्योंकि जिस तरह से हालात है आजकल के, आपको पता है। तो कक्षा 11वीं के अगर चैप्टर के नाम आप याद करें तो आपका स्टार्ट होता है मात्रक तथा मापन, भौतिक जगत, मात्रक तथा मापन। फिर उसके बाद न्यूटन के गति के नियम आना स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद हम और आगे चलते हैं मैकेनिक्स के बाद, फिर तरलों के आंतरिक गुण, ठोसों के आंतरिक गुण, फिर ऊष्मा गतिकी आता है, और उसके बाद लास्ट में तरंग चैप्टर पढ़ते हैं। तो कुल मिला के पूरा का पूरा यांत्रिकी पढ़ते हैं, अभियांत्रिकी पढ़ते हैं, जो कि मैकेनिक्स जिसको हम बोल सकते हैं, कक्षा 11वीं में। ये जो भौतिक विज्ञान है, कक्षा 11वीं में एक पोर्शन आपको पढ़ाया गया, एक पार्ट पढ़ाया गया। अब कक्षा 12वीं में जो पढ़ाया जाएगा आपको, वो कक्षा 11वीं में जो आपने पढ़ा था ना, उसमें से बहुत सारी चीजें आपको कक्षा 11वीं वाली चीजें कक्षा 12वीं में यहां इस्तेमाल करनी है। अगर अब आप सोच रहे हो कि सर मैंने तो 11वीं सही से पढ़ी नहीं, क्या होगा मेरा अगर मैंने सही से 11वीं तैयारी नहीं की, थोड़ा हल्के में ले लिया सर, ध्यान नहीं दिया, या क्लासेस नहीं हो पाई, स्कूल नहीं लगा, है ना, सही से क्लासेस नहीं ली, 11वीं को सीरियसली नहीं लिया था, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आप आ चुके हैं डाउट नट पर, क्योंकि डाउट नट नाम ही है बेटा, डाउट नट है तो डाउट नहीं बचेगा। डाउट खत्म करते हुए चलेंगे। कक्षा 11वीं की जो टॉपिक आपके सामने आएंगे कक्षा 12वीं में, उसको मैं वहीं पर क्लियर करके उसको वहीं पर समाप्त कर दूंगा। वहां के जितने भी डाउट होंगे खत्म हो जाएंगे। तो मैं एक तरफ से क्लियर करते हुए चलूंगा, कहीं पर भी आपको डाउट नहीं आने देंगे, ठीक है। और रोजाना क्लासेस है, मींस आपकी ये जिम्मेदारी बनती है। देखो मैं तो टाइम पे आऊंगा ही, क्लासेस आपकी सभी टीचर जो आपके सभी सब्जेक्ट है वो क्लास टाइमिंग पर होगी ही, बस आपको टाइम पे आना है बेटा। तो थोड़ा सा एक बात बताना चाहूंगा, कक्षा 12वीं का जो भौतिकी का पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे, क्या क्या सब्जेक्ट इस सब्जेक्ट के अंदर, भौतिक विज्ञान के अंदर ऐसे कौन कौन से चैप्टर जो मिलने वाले हैं, जिनका सामना हमसे होगा, ठीक है, जिसको हमें सीखना है, जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के नजरिए से इंपॉर्टेंट है या एग्जाम के बाद भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप आईआईटी में जाने का सपना देख रहे हैं, नीट क्लियर करना है, जेई क्लियर करना है, डॉक्टर बनना हो या इंजीनियर बनना हो, आईआईटी में जाना हो या एम्स में जाना हो, अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं तब भी 11वीं और 12वीं की पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा इंजीनियर बनना चाहते हैं तब भी 11वीं और 12वीं ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एग्जाम हुआ करता है 12वीं के बाद, जो आप एंट्रेंस एग्जाम देते हैं किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए दें, या आप आईआईटी का एग्जाम जो कि जेई एग्जाम होता है, जेई मेन की तैयारी कर रहे हैं, उसकी तैयारी करना है, या आप सोच रहे हो कि करना है तो उसकी तैयारी कर रहे हैं, या आप डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं, नीट की तैयारी करनी है, तो मैं बता दूं पहले से ही, नीट की तैयारी करने का मतलब यह नहीं कि 12वीं पास कर लिए अब मैं बैठ के नीट की तैयारी करूंगा या करूंगी, नहीं। 11वीं 12वीं पढ़ते हुए ही नीट की तैयारी करना है।
चलिए हो गया, मान लेता हूं मैं कि अभी तक आपको पता नहीं था, कक्षा 11वीं में जब आप थे तो आपके हाथ से निकल गया यह समय। अब लेकिन 12वीं है आपके समय, आपके हाथ में, ये 1 साल का जो समय है, हमारे साथ जुड़िए, मैं आपको तैयार करूंगा। और आप सिर्फ 12वीं का एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे, अगर सही से पढ़ेंगे ना तो 12वीं के आगे भी आने वाले जितने भी एग्जाम आप देंगे, बिल्कुल सक्सेस रेट आपका 100% रहेगा। ठीक है, तो सक्सेस रेट आपका अगर 100% बनाना है, अचीव करना है, तो बेटा जुट जाइए, क्योंकि हम हैं और आपको आना पड़ेगा। ठीक है, समय देना पड़ेगा और क्लास में आएंगे, मजा आएगा। बस सिर्फ एक ही चीज बोलेंगे, फिर आपके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकलेगा, सर मजा आ गया। यही मजा है जो कि भौतिक विज्ञान में पढ़ना है, सीखना है, देखना है। और भौतिक विज्ञान का पूरा सिलेबस बहुत ही मजेदार होने वाला है। ये देखते हैं क्या है। तो सिलेबस की बात करें, कहां से पहला चैप्टर स्टार्ट होता है। पहले चैप्टर की बात करें तो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, कितने चैप्टर हैं और क्या क्या चैप्टर के अंदर है वो बता दूंगा। तो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो यहां पर हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करेंगे, चार्ज आवेश के बारे में बात करेंगे। ये क्या होता है, अभी मैं आवेश के बारे में मैं इसी लेक्चर में बताने वाला हूं, पढ़ाने वाला हूं। इसके बाद स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, ये जो चैप्टर है ये इसी चैप्टर से रिलेटेड है, पहले चैप्टर से ही रिलेटेड है। इन दोनों चैप्टरों को संयुक्त रूप से मिलाकर के स्थिर वैद्युतिकी बोला जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलो या फिर आप अलग अलग चैप्टर का नाम लेके बोले, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र और स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, ये दोनों चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक चैप्टर इनको बोल सकते हैं। पूरी भौतिकी, अगर आपको कक्षा 12वीं की भौतिकी समझनी है तो ये बेसिक चैप्टर है। इन दोनों चैप्टर को जो बच्चा सही से पढ़ लिया, आगे वाले आने वाले चैप्टर, आगे के 8 चैप्टर इजी हो जाएंगे उसके लिए। बाकी के जो 6 चैप्टर बचेंगे, ये नीचे वाले ना, 3 से लेके 6 तक, 3 से लेके 8 तक, ये सभी इजी हो जाएंगे आपके लिए, अगर आपने सिर्फ ये 2 चैप्टर ध्यान से मेरे साथ पढ़ लिया, मन लगा करके, बिना गैप किए। हाँ, यूपी में एक लैंग्वेज होती है नागा करना, है ना। नागा करना मतलब कि आपने एक दिन क्लास लगाई, एक दिन नहीं लगाई, फिर एक दिन लगाई, फिर 2 दिन नहीं लगाई, इसको नागा करना कहते हैं। डेली करिए, ठीक है, रूटीन बना लीजिए, टाइम टेबल लिख लीजिए, याद कर लीजिए, मोबाइल में अलार्म लगा लीजिए कि क्लासेस कितनी बजे होती हैं, बस लगाइए, मजा आ जाएगा। ठीक है, आइए। तो फिर उसके बाद हम विद्युत धारा, कक्षा 10वीं में आपने ये चैप्टर पढ़ रखा है विद्युत नाम से, लेकिन वहां पर आपको थोड़ा सा ही चीज बताया गया था, ओम का नियम क्या होता है और विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट आपको पढ़ाया गया था। लेकिन अब आपको विद्युत धारा में बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाएगी, प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोधकता क्या होती है, और इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें, किरचॉफ का नियम हो गया, चाहे व्हीटस्टोन सेतु हो गया, बहुत चीजें सीखेंगे इसके अंदर हम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपने आप में, और एग्जाम में बहुत अच्छे प्रश्न और बहुत सरल प्रश्न यहाँ पर बनते हैं, और बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक नहीं, कम से कम 3 प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में 12th में इस अकेले चैप्टर से। फिर उसके बाद गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र, यहां तक देखिए आवेश क्या था, स्थिर वैद्युत था, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र स्थिर आवेश था। अब यहां पर आवेश चलना स्टार्ट कर देगा, गतिमान आवेश, अब आवेश दौड़ने लगेगा। अब अभी तक हम रुके हुए आवेश का अध्ययन करेंगे, इन 2 चैप्टर में रुके हुए आवेश का। अब यहां से आवेश चलना चालू करेगा, आवेश चलने लगेगा, करंट जिसको हम बोलते हैं। तो करंट हम कर लिए, उसके बाद हम वैद्युत आवेश को देखेंगे कि कैसे चलेगा, तो उसके क्या गुण हो गए, तो चुंबक पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, चुंबकत्व पढ़ेंगे। फिर चुंबकत्व तथा द्रव्य के बारे में बात करेंगे, प्रॉपर्टीज, जैसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, लोहा ही क्यों चुंबक से चिपकता है ना, चिपक जाता है, तांबा क्यों नहीं चिपकता, मिट्टी क्यों नहीं चिपकती, रबर क्यों नहीं चिपकता, प्लास्टिक क्यों नहीं चिपकता, सिर्फ लोहा या कुछ ही धातु होते हैं जैसे लोहा, निकिल, कोबाल्ट, यही 3 विशेष करके यही 3 धातु होती हैं जो चुंबक से चिपकती हैं। तो क्यों ऐसा होता है, इन सब का प्रश्न का आंसर मैं दूंगा आपको। ठीक है, इन सभी प्रश्नों का आंसर मैं देने वाला हूं। ये तभी आएगा आंसर इसका जब आप लगातार जुड़े रहेंगे मेरे साथ। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये चैप्टर स्टार्ट होगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण मतलब अब विद्युत और चुंबक दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। यहां तक देखिए, यहां पर पहले सिर्फ वैद्युत था, फिर चुंबक पढ़ा, 2 चैप्टर में चुंबक सिर्फ पढ़ा, यहां पर 3 चैप्टर में वैद्युत, 2 चैप्टर में चुंबक। अब इस चैप्टर में वैद्युत और चुंबक को एक साथ। फिर उसके बाद प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट, जो हमारे घरों में लाइट आती है जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, जिससे हमारे घर के सभी उपकरण चलते हैं, चाहे वो टीवी हो, चाहे पंखा हो, चाहे कूलर हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे वो लाइट जला रहे हैं, कोई भी चीज़ जो हम यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल चीज़ें जो यूज़ करते हैं, वो प्रत्यावर्ती धारा, एसी करंट, जहाँ पर ट्रांसफार्मर के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है, चौक कुंडली के बारे में पढ़ना है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर पढ़ाऊंगा मैं आपको। फिर विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अभी तक यहाँ पर हमने पढ़ लिया आवेश के बारे में, करंट के बारे में, अब हम तरंग के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत और चुंबकीय दोनों गुण
एक साथ देखेंगे और तरंग का देखेंगे। तरंग चैप्टर आपने कक्षा 11वीं में पढ़ा है, लेकिन वहां पर यांत्रिक तरंगें आपने पढ़ी थी, वहां पर ध्वनि तरंग आपने पढ़ा था, यहां पर विद्युत चुंबकीय तरंग पढ़ाऊंगा आपको। और विद्युत चुंबकीय तरंग में आपको बताऊंगा कि और कुछ नहीं बल्कि प्रकाश ही है, प्रकाश। विद्युत चुंबकीय तरंग बल्कि कुछ और नहीं बल्कि प्रकाश ही है। ठीक है बेटा, 1 साल का कोर्स है, पूरा लंबा चलेगा, 2 दिन की बात नहीं है, ये पूरा भौतिक विज्ञान है। इतनी मोटी जो आपकी किताब है आपके हाथ में ना, उसी की बात कर रहे हैं। आगे देखते हैं। फिर 9वां चैप्टर स्टार्ट होगा, किरण प्रकाशिकी तथा प्रकाशिकी यंत्र। किरण प्रकाशिकी तथा प्रकाशिकी यंत्र मतलब हम पढ़ना स्टार्ट कर दिया लाइट के बारे में। आपने चैप्टर 1 पढ़ा था प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। जो चैप्टर आपने पढ़ा था क्लास 10th में, क्लास 10वीं में आपने चैप्टर पढ़ा था ना, प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, पढ़ा था कि नहीं? एक बार जल्दी सभी बच्चे बताएंगे, कक्षा 10वीं में यह चैप्टर आपने पढ़ा था कि नहीं? प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन आपने पढ़ा था कि नहीं? प्रकाश के परावर्तन के नियम आपने पढ़े थे, प्रकाश के अपवर्तन के नियम आपने पढ़े थे, साइन आई बाई साइन आर बराबर म्यू लिखा था आपने, और अपवर्तनांक के बारे में पढ़ा था आपने, लेंस के बारे में पढ़ा था, दर्पण के बारे में पढ़ा था, दर्पण सूत्र पढ़ा था, लेंस सूत्र पढ़ा था, F इक्वल्स टू R/2 पढ़ा था आपने, पढ़ा था कि नहीं? 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U दर्पण सूत्र पढ़ा था। फिर 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U लेंस सूत्र पढ़ा था। पढ़ा था, अरे पढ़ा था बेटा। वही चीज यहां पर है, लेकिन और चीजें पढ़ेंगे हम। यहां पर आपको बताएंगे माइक्रोस्कोप कैसे बनाए जाते हैं, माइक्रोस्कोप क्या होता है, कैसे काम कर सकते हैं। हमें अगर चांद को सही से देखना है, चांद की सतह को देखना है, चांद का आकार देखना है, ठीक है, तो कौन सा माइक्रोस्कोप यूज करेंगे? ठीक है, टेलीस्कोप होते हैं, माइक्रोस्कोप होते हैं, तो क्या यूज करना है? छोटी चीजों को देखने के लिए क्या यूज होता है और कैसे वो काम करते हैं? दूर की चीजों को देखने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? सीधी चित्र बनाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? जब चित्र उल्टा बनता है तो क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। नाम सुना सुना सा लग रहा है ना आपको? अरे लग रहा है कि नहीं? नाम सुना सुना सा लग रहा है। अरे सर ये तो सुना था मैंने, आप बोल रहे होंगे अरे सर ये तो मजा ही आ गया, वही चैप्टर है, ये तो पढ़ रखा है एक बार। तो ये बहुत ही मजेदार, बहुत ही आसान, पूरे 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 मैं भौतिक विज्ञान की बात करूं तो ये मुझे लगता है कि ये बहुत ही आसान सा चैप्टर हो जाता है आपके लिए, क्योंकि आप थोड़ा सा 10वीं में पढ़ के आए होते हैं। बहुत ही मजेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, टॉपिक। इसके बाद तरंग प्रकाश की, फिर हम प्रकाश को देखेंगे तरंग के रूप में। हम प्रकाश को तरंग की तरह पढ़ेंगे, तरंग प्रकाश की पढ़ेंगे। ठीक है, तो तरंग प्रकाश की में हम देखेंगे प्रकाश के तरंग गुणों को, प्रकाश एक तरंग की तरह व्यवहार करेगा, उसको भी देखेंगे। फिर विकिरण तथा द्रव्य की प्रकृति, यहां से स्टार्ट हो जाता है आपकी मॉडर्न फिजिक्स। ये है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स मतलब आधुनिक भौतिकी, इसको एक साथ बोलते हैं। यहां पर हम पढ़ेंगे आइंस्टीन का नाम यहां आ जाएगा, आइंस्टीन जी आएंगे यहां पर। आइंस्टीन का तो सभी जानते हैं नाम ना, आइंस्टीन जी आएंगे यहाँ पर। फिर परमाणु के बारे में जानेंगे, फिर नाभिक के बारे में जानेंगे, फिर अर्धचालक पदार्थ युक्तियां तथा सरल परिपथ अर्थात सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। जो चिप होती हैं, जो मोबाइल में चिप या जितने भी आपका डिजिटल उपकरण बनते हैं, चाहे मोबाइल हो चाहे ये घड़ी हो डिजिटल, ये सब कैसे काम करती हैं, कैसे स्टार्ट होती हैं, क्या क्या कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, ये मैं आपको यहां पर पढ़ाऊंगा लेक्चर नंबर 14 में। फिर संचार व्यवस्था, संचार व्यवस्था मतलब जैसे मैं अभी बोल रहा हूं ना, ये माइक लगा हुआ है मेरे पास, मैं बोल रहा हूं तो मेरी ये आवाज, मैं तो यहां बोल रहा हूं ना, ये मेरी आवाज इस माइक के अंदर जाकर के इलेक्ट्रिक सिग्नल में चेंज होती है। फिर ये सिग्नल जाता है रिसीवर के पास, कंप्यूटर के अंदर रिसीवर है, वो क्या करता है, डीकोड करता है, मेरी आवाज को कोड में बदलता है। फिर वो कोड आपके मोबाइल तक जाता है, भेजा जाता है एंटीना के द्वारा, सिग्नल के द्वारा भेजा जाता है तरंग के रूप में, वहां पहुंचता है। वहां पर आपके मोबाइल में लगा हुआ है एंटीना, वो उसको रिसीव करता है, फिर वो उसको डीकोड करता है, फिर से कैसे बनाता है, तरंग के रूप में गया था, तरंग से उसको बनाता है इलेक्ट्रिकल पल्स के रूप में, मतलब फिर से उसको करंट के फॉर्म में चेंज कर देता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल में चेंज कर देता है। फिर उस सिग्नल को लगा होता है स्पीकर आपके मोबाइल में, स्पीकर क्या कर रहा है, उस इलेक्ट्रिक सिग्नल को वॉइस में कन्वर्ट कर देता है, साउंड में कन्वर्ट कर देता है, और वो साउंड आपको सुनाई दे रही है इस वक्त जो मैं बोल रहा हूं। और ये इतना फास्ट प्रोसेस है कि आपको समय भी नहीं लगता है। मैं बोला कि आपको पहुंच गया। मोबाइल पे आप बोलते हैं हेलो बोलते हैं, तुरंत उधर आवाज जाती है ना, कितना फास्ट है ये। तो ये आपको यहां पर सीखने को मिलेगा। ये मेरी पिक्चर आपको दिख रही है, मैं लाइव आपको दिख रहा हूं, कैसे दिख रहा हूं, सब कोडिंग है बेटा, कोडिंग चल रही है, कैसे चल रही है, यहां से संचार व्यवस्था में आपको सिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं ये पूरा भौतिकी जो है कितना उपयोगी और कितना शानदार, कितना मजेदार रहने वाला है। ठीक है, बहुत ही मजा आने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं, पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र या वैद्युत चार्ज के बारे में या इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, व्हाट वी विल लर्न टुडे, हम आज क्या सीखेंगे।
ठीक है। तो हम सीखेंगे वैद्युत आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे चालक तथा कुचालक, या फिर विद्युत रोधी भी बोलते हैं इसको, विद्युत रोधी के बारे में। ये शब्द आप पहले भी पढ़ चुके हैं, कक्षा 6वीं 7वीं से चालक कुचालक करते चले आ रहे हैं। रसायन विज्ञान में भी चालक कुचालक शब्द प्रयोग होता है और यहां पर भी। तो हम चालक और कुचालक को फिर से पढ़ेंगे, लेकिन वैद्युत आवेश के दृष्टिकोण से, ठीक है। फिर उसके बाद हम आवेशन की विधियां, मतलब किसी वस्तु को चार्ज और डिस्चार्ज कैसे किया जाता है, किसी वस्तु को चार्ज आप कैसे कर सकते हैं और डिस्चार्ज कैसे कर सकते हैं, ये भी मैं आपको सिखाने वाला हूं। आइए सीखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। स्टार्ट करें? सभी बच्चे तैयार हैं? स्टार्ट किया जाए? एक बार जल्दी से बताओ मुझे, स्टार्ट किया जाए? तैयार हो? अरे बोलो 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 बोलो। नहीं है? अरे सब ढीले ढीले पड़ गए। देखो मेरे बच्चे जो होते हैं ना, एकदम जोशीले बच्चे चाहिए, जोश से भरपूर, एकदम ऊर्जावान होने चाहिए कि अरे सर पढ़ाई दो आज तो, ऐसे होने चाहिए, है ना। चलिए वैद्युत आवेश की बात करते हैं। वैद्युत आवेश क्या है? वैद्युत आवेश हम बोल सकते हैं कि पदार्थ का मूलभूत गुण है। मूलभूत गुण है मतलब फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक चार्ज। मैं सिंपल भाषा में लिखूं तो यह क्या है? पदार्थ का मूलभूत गुण है। मूलभूत गुण, या मूलभूत को एक साथ लिखो, नहीं तो आपको लगेगा सर ये मूल मतलब जड़ हो गया, भूत मतलब तो भूत हो गया। ये नहीं बेटा, ये इस तरह नहीं है। मूलभूत गुण पदार्थ का मूलभूत गुण है। ये पदार्थ का मूलभूत गुण है। अब ये क्या है? पदार्थ का मूलभूत गुण क्या है ये समझते हैं। तो जिस तरह से द्रव्यमान, कोई भी पदार्थ की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है? उसके साथ लगा होता है द्रव्यमान, उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। सभी वस्तुओं का, सभी पदार्थ में, पदार्थ शब्द ही जब हम लेते हैं तो उसमें क्या आता है? द्रव्यमान शब्द आ जाता है उसके साथ अपने आप। जब भी हम कोई पदार्थ की बात करते हैं, चाहे वो गेंद हो, चाहे वो पेन हो, चाहे वो पेंसिल हो, चाहे वो हम हो, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो हवा हो, ठीक है, सारे के सारे क्या है बेटा? सारे के सारे क्या हैं? सारे के सारे क्या हैं? पदार्थ हैं, और पदार्थों के क्या है? द्रव्यमान है। तो सबके जैसे द्रव्यमान होते हैं, हर पदार्थ के द्रव्यमान है, वैसे ही पदार्थ का मूलभूत जब गुण बोलते हैं तो पदार्थ का मूलभूत गुण मतलब हर पदार्थ के अंदर आवेश उपस्थित होता है। अब यह आवेश कहां से आया? क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में, मेरे बच्चों के दिमाग में यह क्वेश्चन तुरंत आ जाना चाहिए कि सर पदार्थ में द्रव्यमान तो ठीक है, क्योंकि वो द्रव्यमान से ही मिलकर ही बना है, कणों से मिलकर बना है, इसलिए द्रव्यमान है। हर एक कण का द्रव्यमान है, और वो सभी कणों से कण इकट्ठा हो गए तो वो पदार्थ बन गया। अच्छा, ऐसी बात है। तो फिर आवेश कहां से आया? आवेश क्या है? आवेश को समझते हैं। जैसा कि आपने तुरंत अभी अभी सोचा कि आवेश तो ठीक है, कहां से आ गया अलग बात है, लेकिन द्रव्यमान आप जानते हैं। एक बार थोड़ा सा ध्यान डालिए परमाणु शब्द पे। कुछ याद आया क्या? परमाणु। परमाणु शब्द पे थोड़ा ध्यान डालते हैं। परमाणु मतलब हम एटम की बात कर रहे हैं। परमाणु की जब हम बात करते हैं तो परमाणु किससे मिलकर बना है, या परमाणु की संरचना सिंपल सी देखें तो परमाणु के केंद्र में क्या होता है बेटा? परमाणु के केंद्र में क्या होता है? सभी बताएंगे। परमाणु के केंद्र में क्या होता है? जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे, मुझे टाइम नहीं लगना चाहिए, तुरंत बताएंगे। सभी बच्चे मुझे बताएंगे परमाणु के केंद्र में क्या होता है। परमाणु के केंद्र में क्या होता है? फिर से एक बार पूछ रहा हूं, जल्दी से, लेट नहीं करना है बेटा, लेट नहीं होना। जितना जल्दी बताओगे उतना अच्छा है। क्या होता है? नाभिक होता है, ठीक है। यह है नाभिक, बीच में है नाभिक। अरे है क्या नाभिक? अरे बोलो ना, नाभिक। और परमाणु के चारों तरफ क्या घूम रहा होता है बेटा? कौन सा कण घूमता है? परमाणु के चारों तरफ ये जो कक्षा होती है, रसायन विज्ञान में तो पढ़ा है ना, अरे पढ़ा है। क्या होता है? क्या घूमता है? क्या घूमता है? क्या घूमता है इसके चारों तरफ? क्या घूमता है इसके चारों तरफ? कहो ना, इलेक्ट्रॉन। क्या घूमता है? इलेक्ट्रॉन घूमता है। मैं सब देख रहा हूं बेटा, आप जो भी बोल रहे हैं सब दिख रहा है मुझे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैंने क्या लगाया है? ये चिन्ह क्या लगाया बेटा? ऋणात्मक का। नाभिक में चिन्ह क्या लगा है? थोड़ा ध्यान से देखो, नाभिक में चिन्ह क्या लगा है? धनात्मक का। नाभिक में चिन्ह क्या लगा है? धनात्मक का। अच्छा, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चारों तरफ नाभिक के चक्कर लगा रहा होता है।
नाभिक से कुछ दूरी पर चारों तरफ चक्कर। नाभिक के अंदर क्या होता है, थोड़ा सा नाभिक को जूम करके देखते हैं। नाभिक को जूम कर दें, अरे जूम कर देते हैं, नाभिक को जूम करके देख लेते हैं। आ जाओ, नाभिक को जूम करो बेटा, नाभिक को जूम करो, जूम बराबर जूम, तो जूम कर देते हैं। आ जाओ, नाभिक को जैसे ही मैंने जूम किया मुझे दिखे दो चीजें इसके अंदर, ठीक है, मुझे दिखा दो कण इसके अंदर दिखे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। क्या दिखे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ये क्या है, नाभिक है। ये ध्यान से देखते रहना, गलत नहीं होना चाहिए। नाभिक को मैंने जूम किया, बड़ा कर दिया तो N और P मिले। अब मैं तीनों कणों को दिखाऊं तो पहला कण जो मिला हमें वो मिला इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है बेटा, जल्दी से मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है। देखो आवेश, ये शब्द आप पढ़ रखे हैं पहले ही। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, आवेश कितना होता है। तो देखो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको पता है कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है कितना होता है बेटा, 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। बहुत थोड़ा सा द्रव्यमान है, लेकिन द्रव्यमान तो है, और इस पर आवेश भी है। कैसा आवेश है, ऋणात्मक। कैसा आवेश है, पहले आवेश की प्रकृति देखते हैं। कैसा कण है, आवेश तो है, ये कैसा है, ऋण आवेशित कण है, ऋण आवेशित कण है। इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, ऋण आवेशित कण है। फिर बात करते हैं दूसरा, प्रोटॉन की बात करते हैं बेटा। प्रोटॉन क्या है बेटा, प्रोटॉन, प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, पी पर लगा है प्लस, क्या है ये, धन आवेशित कण है। क्या है ये, धन आवेशित या धनावेशित कण बोल सकते हैं, या धन आवेशित लिख लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। धन आवेशित कण है, सही बात है, अरे सही है, बिल्कुल करेक्ट है एकदम, आप गलत बोल ही नहीं सकते बेटा। फिर आगे देखते हैं। फिर न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पर क्या होता है बेटा, न्यूट्रॉन पर देखो, ठीक है, उदासीन है। क्या है ये, क्या है बेटा, ये उदासीन कण है। कैसा है, उदासीन, उदासीन शब्द भी आ गया हमारे पास, उदासीन कण। हा, ये तो आप पढ़ रखे हैं। अब ध्यान से देखिए, आवेश अपने आप आपको पता चल गया। आवेश कितने तरह के होते हैं बताओ ना जरा, इसको देख के बताओ, आवेश कितने तरह के हैं, कितने तरह के आवेश आपको दिख रहे हैं। जो कण, तीन कणों में कितने तरह के आवेश हैं, सिर्फ दो तरह के आवेश दिख रहे हैं कि नहीं, दो तरह के आवेश दिख रहे हैं ना। एक तो धनात्मक दिख रहा है, एक ऋणात्मक दिख रहा है, प्लस और माइनस के अलावा कोई आवेश नहीं है। अरे है कि नहीं, ऋण और धन है, एक में ऋणात्मक एक में धनात्मक, सिंपल सी बात। तो दो तरह के आवेश दिख रहे हैं, कितने तरह के, दो तरह के। तो आवेश के प्रकार अगर कोई आपसे पूछे तो कितने प्रकार के आवेश हुए, दो तरह के, धन आवेशित और ऋण आवेशित। तो धन आवेश और ऋण आवेश दो तरह के आवेश होते हैं, तीन तरह के आवेश नहीं होते। इस पर आवेश नहीं है, इस पर आवेश नहीं है, कोई आवेश नहीं है, ठीक है, इस पर कोई आवेश नहीं, जीरो लगा है, कोई आवेश नहीं। आवेश या तो धनात्मक होगा या तो ऋणात्मक होगा। आवेश को बोलते हैं चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश, ठीक है, वैद्युत आवेश। अब एक चीज और सुनना, जहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो चीज क्या है, बच्चे एक चीज और से कंफ्यूज होते हैं। कहीं कहीं पर आपको दिखेगा वैद्युत लिखा हुआ, ठीक है, वैद्युत, कहीं कहीं पर दिखेगा विद्युत लिखा हुआ। क्या दोनों में अंतर है क्या, बताना जरा, आपको क्या लगता है, क्या दोनों में अंतर है बेटा, किसी को लगता है क्या दोनों में अंतर है कुछ, तो मैं बता दूं, अगर किसी भी बच्चे को लग रहा है कि विद्युत और वैद्युत में अंतर है तो याद करिए और इसको याद रखिए, भूल जाओ कि कोई अंतर है इसमें, ये दोनों एक ही बात है, ठीक है, विद्युत और वैद्युत, क्योंकि ये दोनों शब्द आपको लगातार पूरे 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 चैप्टर में मिलते रहेंगे, कोई अंतर नहीं है। विद्युत शब्द बोलो या वैद्युत शब्द बोलो, इसको मैं विद्युत आवेश बोलूं या वैद्युत आवेश बोलूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, विद्युत आवेश बोलिए या वैद्युत आवेश बोलिए, सेम चीज है। अब आपको सबको समझ में आ गया ना कि कहां से आवेश आया,
तो कोई पदार्थ है अगर, तो पदार्थ किससे मिलके बना है? परमाणुओं से। और परमाणु के अंदर ही उपस्थित होते हैं दो तरह के आवेश, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, दो तरह के, एक ऋणावेशित एक धनावेशित होता है। तो दो तरह के आवेश होते हैं, धनात्मक ऋणात्मक। ये आवेश अपने आप ही हैं परमाणु के। परमाणु तो आपको कक्षा 8वीं में पहली बार पढ़ाया गया था, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, उसके बाद थॉमसन का परमाणु सिद्धांत, उसके बाद रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, उसके बाद आपको पढ़ाया गया नील्स बोर का परमाणु मॉडल। ये नील्स बोर वाला परमाणु मॉडल है जो सक्सेसफुल है, बोर का परमाणु मॉडल। तो परमाणु में पहले ही आपको बताया गया था कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरह के कणों से मिलकर बना है। सिंपल सी बात है, बताया गया कि नहीं? पहली बार तो नहीं देख रहे हो? पहली बार तो नहीं देख रहे ना? पहली बार तो देख नहीं रहे आप। ये आप परमाणु के बारे में पहले ही पढ़ रखे हैं। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों तरह के, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरह के आवेश मौजूद होते हैं या आवेशित कण मौजूद होते हैं। अब इसको थोड़ा सा और आगे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है? ये आपको समझ में आ गया। ये परमाणु है, ये परमाणु है, एटम, और ये नाभिक है। परमाणु में से नाभिक को जूम कर दिया तो अंदर दो तरह के कण दिखे, एक उदासीन है, उदासीन मतलब कोई कण नहीं, ठीक है? अब इन पर आवेश भी लिख देता हूं मैं। तो जो इलेक्ट्रॉन है, पहला कण था इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है अगर आपसे पूछे तो इस पर ऋणात्मक होता है बेटा। ऋणात्मक का 1.6 गुणे 10 की घात -19। क्या लिखूं यहां पर, बताओ? कोई बच्चे को पता है तो बताइए, क्या लिख दूं? यह होता है धनात्मक का, लेकिन इतना ही 1.6 गुणे 10 की घात -19। क्या मतलब? मैं पूछ रहा हूं मात्रक, मैं पूछ रहा हूं मात्रक आपसे। जैसे आप लिखते हैं, ध्यान से सुनना, जैसे आपको अगर बताना है, जैसे आपको अगर बताना है कि आप कितने, आपका वेट कितना है, आप बोलते ना, तो क्या बोलते हैं कि मैं 50 किलो का हूं, मेरा वेट कितना है, 50 किलो है, ऐसा बोलते हैं आप, ठीक है? या आप सब्जी वाले से क्या बोलते हैं? 5 किलो आलू दे दो भैया, क्या बोलते हो? 5 किलो आलू, ठीक है? 5 किलो आलू दे दो। तो क्या बोल रहे हो? 2 किलो चीनी चाहिए मुझे। दुकान वाले से क्या बोलते हैं? 2 किलो चीनी। तो आपने किलो लगा दिया, किलोग्राम, 2 किलोग्राम या 2 ग्राम। पैसे बोलते हो तो 10, फिर लिखते हो रुपया, ठीक है? दुकान वाले को जैसे दिया है तो दुकान वाला क्या कहता है? भैया 1 किलो चीनी की कीमत हो गई 40 रुपए, तो आपको क्या देने होंगे? 40 रुपए। तो आपको मात्रक लगाना पड़ेगा। तो इसका मात्रक, आवेश का मात्रक मैं थोड़ा सा यहां पर लिख देता हूं। वैद्युत आवेश को Q या Q से दर्शाया जाता है। दर्शाया मतलब चिन्हित किया जाता है, दिखाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, दर्शाया जाता है। आवेश का मात्रक, आवेश लिखो या वैद्युत आवेश लिखो, एक ही मतलब है, ठीक है बेटा? जब मैं आवेश लिख रहा हूं इसका मतलब वैद्युत आवेश। आवेश का मात्रक कूलाम, और कूलाम को बड़े सी से लिखते हैं। कूलाम मतलब बड़ा सी, कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। कूलाम एक वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने सबसे पहले आवेश के बारे में क्या किया? आवेश के बारे में एक नियम दिया था, ठीक है? तो जैसे न्यूटन ने नियम दिया था बल के बारे में, तो इसलिए बल का मात्रक जो होता है न्यूटन बोला जाता है। इसीलिए इसी तरह से कूलाम एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने आवेश के बारे में, आवेश के गुणों के बारे में देखा, आवेश के बीच में लगने वाले बलों को बताया। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में कूलाम कौन है और कूलाम का नियम क्या है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो कूलाम को सम्मान देने के लिए उन्हीं के नाम को मात्रक के रूप में यूज किया जाता है। कूलाम को कैपिटल सी लिखते हैं। तो अब मैं यहां पर लिख दूं कूलाम, क्या लिख दूंगा? कूलाम। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? ऋणात्मक का 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम, और प्रोटॉन पर इतना कूलाम। बोलो, बात समझ में आई क्या? अगर इसी पर पूछा जाए, तीसरा आपसे पूछा जाए न्यूट्रॉन की बात करें, तो मैं लिखूंगा उदासीन। उदासीन का मतलब है बेटा, उदासीन का मतलब है कि आवेश जो है Q बराबर क्या है? 0 है, शून्य है, कोई आवेश नहीं है।
या शून्य कूलाम बोल सकते हो, शून्य कूलाम आवेश है, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं 0 कूलाम या शून्य कूलाम, 0 कूलाम, 0 कूलाम आवेश। कोई आवेश ही नहीं है बेटा, 0 कूलाम मतलब कोई आवेश नहीं है, आवेश रहित है, ठीक है। तो आवेश कितने तरह के होते हैं? आवेश 2 तरह के होते हैं, धनावेशित और ऋणावेशित, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, ठीक है। 2 तरह के आवेश, ठीक है बेटा, 2 तरह के आवेश होते हैं। यही 2 तरह के आवेश प्रकृति में पाए जाते हैं, तीसरे तरह का कोई आवेश नहीं होता है। आवेश के 2 प्रकार होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो ऋणात्मक 1.6 × 10⁻³ ऋणात्मक 19। प्रोटॉन पर भी इतना ही आवेश होता है, लेकिन ये धनावेशित होता है, ये ऋणावेशित होता है, ठीक है। ये ऋण आवेशित होता है, ऋणावेशित होता है, और ये क्या होता है बेटा? ये होता है धनावेशित, ये होता है बेटा धनावेशित। तो ये याद रखें आप, दोनों पर, दोनों का जो आवेश का मान है वो बराबर होता है, बस चिन्ह अलग अलग होते हैं। प्रोटॉन पर धनात्मक, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक। अगर दोनों की हम बात करें द्रव्यमान की, ठीक है, दोनों की द्रव्यमान की बात करें, तो जैसे मैं बात करूं यहां पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो मैं लिख रहा हूं यहां पर, चौथा पॉइंट लिख लेता हूं, चलो चौथा पॉइंट लिख लेता हूं, द्रव्यमान लिख रहा हूं मैं, एम मतलब द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान किसका? इलेक्ट्रॉन का। ई लिख दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है बेटा? ये होता है 9.11 × 10⁻³ किलोग्राम, ठीक है। और यहीं पर मैं 5वां पॉइंट लिख के दिखाऊं, जो द्रव्यमान होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान बताना बेटा कितना होता है? किसी बच्चों को पता है? पता है तो तुरंत बताओ, नहीं तो मैं लिख दूंगा, जल्दी से बताओ अगर पता है तो। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? मैं यहां पर लिख देता हूं गुणे 10⁻⁻27 किलोग्राम होगा, लेकिन यहां पर क्या लिखूं? यहां पर बताइए, जैसे यहां पर 9.11 है, यहां पर क्या आएगा? यहां पर क्या लिखूं? हाँ 1.67 बच्चे बोल रहे हैं। किसी और को कुछ पता है? किसी और को लगता है क्या होगा यहां पर प्रोटॉन का द्रव्यमान? तो इसको लगभग 1.67 बोलते हैं शॉर्टकट में, 1.67, बहुत ही ज्यादा दशमलव के अंत तक नहीं जाते, ठीक है। 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम, दशमलव के 2 स्थान तक लिख दे काफी है, ठीक है बेटा। अगले की बात करते हैं, 6वें की, मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करेंगे। कितना होता है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान? बताना, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बताओ। यह भी मैं गुणे में लिख देता हूं, 10⁻⁻27 किलोग्राम ही आएगा, लेकिन यहां पर क्या लिखूं बताइए? तो बहुत ज्यादा, देखो एक चीज मैं बताऊं आपको, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान में और प्रोटॉन के द्रव्यमान में दशमलव के 1 संख्या तक कोई परिवर्तन नहीं होता। 1.6 दोनों में होता है। दशमलव के 2 संख्या तक भी फर्क ज्यादा नहीं आता, दशमलव के तीसरे संख्या से फर्क आना स्टार्ट होता है। हल्का सा प्रोटॉन का द्रव्यमान, बहुत कम प्रोटॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन से हल्का कम होता है, या उसका उल्टा बोल दो कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से हल्का सा ज्यादा होता है। तो न्यूट्रॉन सबसे भारी कण है इन तीनों में, लेकिन हम जब कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो हम लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को बराबर ही मान के चलते हैं। लेकिन मैं यहां पर आपको बता दूं तो लगभग इसको आप 1.68 लिख लो, बहुत है, लगभग बराबर, क्योंकि हम जब कैलकुलेशन करते हैं भौतिक विज्ञान में, आगे मैं दिखाऊंगा जब मैं यूज करूंगा द्रव्यमान, तो मैं यहां पर आपको दिखाऊंगा कि मास ऑफ प्रोटॉन को हम लगभग बराबर मान के चलेंगे मास ऑफ न्यूट्रॉन के। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग हम बराबर मान के ही चलते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। आप अगर दशमलव के 4 संख्या तक लिखें दोनों का द्रव्यमान, एकदम एक्यूरेट लिखना चाहते हैं तो अलग बात है। ये रफ है बेटा, रफ वैल्यू है, ठीक है। रफ वैल्यू मतलब राउंड ऑफ करके लिखी गई है, बस समझने के लिए कि लगभग बराबर होते हैं, एक ही जैसे। ये एकदम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है, क्योंकि 10⁻⁻27 है, जीरो के बाद दशमलव लगा के 0 बढ़ा दो, कितने? 27। बहुत छोटा संख्या है, बहुत छोटा द्रव्यमान है, तो इतना कुछ खास फर्क पड़ता नहीं, ठीक है। इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं कि आपको जो है ये लगभग मान अगर देखें, आप किसी को बताना है, किसी को समझाना है, तो आप बोल सकते हैं कि 1.67 प्रोटॉन का हो जाता है और 1.68 बोल दो, ठीक है। ये एकदम एग्जैक्ट नहीं, मैं पहले ही बता रहा हूं, एकदम एग्जैक्ट नहीं, बट आपको समझाने के लिए, ठीक है।
चलिए, तो इस तरह से हम ये कणों के बारे में जान लिए, और जो आवेश आता है वो आवेश का गुण इन्हीं आवेशित कण की वजह से ही हर पदार्थ में, क्योंकि सभी पदार्थ परमाणु से मिलकर बने हैं, और परमाणुओं के अंदर परमाणु से मिलकर परमाणु जो है 3 तरह के कणों से मिलकर बने हैं, जिसमें से 2 कण आवेशित कण होते हैं, और इसी वजह से हर एक पदार्थ का मूलभूत गुण होता है आवेश। अब समझ में आई बात? अब समझ में आई ना कि क्यों मैं बोल रहा था कि यह मूलभूत गुण है? क्योंकि परमाणु से ही पदार्थ मिलकर बना है, बिना परमाणु के कोई पदार्थ है ही नहीं। यहां तक कि परमाणु के अंदर ये जो कण है ना, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये भी पदार्थ हैं, इनका भी द्रव्यमान है। आप देख सकते हैं बहुत कम, लेकिन है। जहां पर द्रव्यमान है वो पदार्थ है। सिंपल सी बात, जिस भी चीज का द्रव्यमान है, चाहे वो ना के बराबर ही द्रव्यमान क्यों ना हो, अगर है द्रव्यमान तो उसको हम पदार्थ बोलेंगे। ठीक है? तो हर एक पदार्थ में द्रव्यमान होता है, और द्रव्यमान है तो आवेश होगा ही होगा, क्योंकि वो परमाणु से मिलकर बना है, और परमाणु भी किससे मिलकर बना है? आवेशित कणों से। तो आवेश को कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। आवेश है ही, हर जगह रहेगा ही, कहीं जाने वाला नहीं है, वो है। ठीक है? किसी भी पदार्थ में। ठीक है? चलिए, तो आई होप आपको अब आवेश के बारे में थोड़ा सा आइडिया लग गया है। आवेश क्या है, आवेश कहाँ से आया, और क्या है आवेश, आवेश का वजह कौन सा है, ये थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लग रहा है कि इन कणों की वजह से है। और ये कण के, अब इलेक्ट्रॉन पर यह आवेश कहाँ से आया, तो ये इलेक्ट्रॉन का मूलभूत गुण है। ये इलेक्ट्रॉन अपने आप, इलेक्ट्रॉन किसी और चीज से मिलकर नहीं बना है, इलेक्ट्रॉन खुद इलेक्ट्रॉन ही है, और इसका आवेश निश्चित है, फिक्स है, इसीलिए फिक्स्ड आवेश है। ये इसमें कम ज्यादा नहीं है, ये फिक्स्ड आवेश है। ठीक है? ये नियतांक बोलते हैं इसको चर बोल सकते हैं। ठीक है? वायु भी पदार्थ है बेटा, क्योंकि वायु क्या है, वायु में गैसें होती हैं। कौन सी गैसें होती हैं? चाहे वो हीलियम हो, चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे आर्गन हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे CFC हो, कोई भी गैस, नियॉन हो, जीनॉन हो, क्रिप्टॉन हो, कोई भी गैस की बात करें, सभी गैस क्या है? गैस जब हम लिखते हैं H2, जैसे हाइड्रोजन का H2 लिखते हैं ना, तो बेटा H2 मतलब हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस जब लिख रहे हैं तो क्या है? हाइड्रोजन लिख रहे हैं, तो हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन भी तो परमाणु है ना, हाइड्रोजन का भी तो परमाणु होता है, वो तो द्रव्यमान है। तो है तो ऑक्सीजन का भी तो द्रव्यमान है। सभी तत्व है ना, तो सबके क्या है? द्रव्यमान है, सब द्रव्यमान है, बस वो दिखाई नहीं देते, अलग बात है ना, क्योंकि इतने सूक्ष्म हैं। ठीक है? वो इतने बड़े बड़े इकट्ठे होकर पिंड नहीं बनाते, क्योंकि ये ज्यादातर जुड़ते नहीं ना, हवा है हर तरफ से, विरल रूप से इनके कण इधर उधर फैले हुए हैं, बस हो गया। ठीक है? जुड़ करके दीवार की तरह नहीं खड़े हो जाते ना, कि एक जगह दीवार की तरह खड़े हो गए, हमें दिखाई देना बंद कर दी इस पार से उस पार। हर जगह भाग रहे हैं, हवा फैली हुई हर जगह, तो हवा है, हम महसूस कर सकते हैं। हाथ को ऐसे हिलाइए, देखिए हाथ पर आपको टच हो रहा है ना, हवा लग रही है, तो हवा नहीं लग रही है, वास्तव में कण टकर। जब आप ऐसे करते हैं हाथ, तो अब आप चलते हैं, गाड़ी पे चल रहे हैं, तो क्या होता है? आपको बहुत तेजी से हवा लगती है। वास्तव में वो हवा जो है ना, क्यों लग रही है आपको? क्योंकि जो कण है वो आपके चेहरे पर, आपके शरीर पर टकरा रहे हैं, तेजी से टक्कर हो रही है आपके शरीर पर, उन कणों की, उन गैस के कणों की टक्कर आपके साथ हो रही है, इस वजह से आपको फील होता है। ठीक है? द्रव्यमान जो है, ऐसा समझिए, पदार्थ की बात करें तो पदार्थ के अगर परिभाषा, आप कक्षा 6वीं में जाइए, कक्षा 6वीं में पदार्थ की परिभाषा होती है कि वह वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें भार होता है, पदार्थ कहलाती है। वह वस्तु जिसमें जो स्थान घेरती है, जो जगह घेर ले, जैसे बर्तन को एक कमरे, मतलब गैस को, 1 लीटर गैस है, गैस को देखो सिलेंडर में भरते हैं ना, तो कहते हैं सिलेंडर 15 kg का सिलेंडर है, उसमें भर देते हैं और हम ले आते हैं उसको घर में, फिर उसके हम खाना बनाते हैं, LPG सिलेंडर जिसको बोलते हैं। तो गैस जगह तो ले रही है ना, फिर कहते हैं खाली हो गई गैस, सिलेंडर खाली हो गया। अरे है तो बेटा, आवेश के मूलभूत गुणों की चर्चा मैं नेक्स्ट लेक्चर में कर पाऊंगा, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं क्लास की टाइमिंग ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, 40 मिनट प्लस हो गए हैं। तो मैं अब ज़्यादा आवेश के बारे में आपको ज़्यादा चीज़ें अभी नहीं बताऊंगा। आवेश का संरक्षण का नियम मैं एक बार आपको मोटे मोटे पॉइंट्स बता देता हूं, कि बुलेट पॉइंट्स बता देता हूं कि क्या क्या चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है? तो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूं। चालक तथा विद्युतरोधी पदार्थ की बात मैं कल करूंगा और वहीं से स्टार्ट करूंगा लेक्चर, यहीं से। थोड़े बुलेट पॉइंट की बात करें, आवेशन की विधियां और आवेश के मूलभूत गुणों की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज पहला लेक्चर था, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपको बस आइडिया दी जाए आवेश के। ठीक है? आवेश उत्पन्न किया जा सकता है या नहीं बेटा?
अगर इस चीज का आंसर जानना चाहते हैं तो कल की क्लास में मुझसे मिलना, कल की क्लास में आपको ये क्लियर करूंगा, क्योंकि अभी कुछ चीजें बताना बाकी है, कुछ बेसिक चीजें। इस चीज का आंसर देने से पहले कुछ और चीजें बताना बाकी है, तो अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा। लेक्चर बस आपको देखना होगा, अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा कि आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है या नहीं। ठीक है, मैं बुलेट पॉइंट्स की बात बताऊं तो आवेशन की विधियां मैं बताने वाला हूं आपको, और इसके बाद मूलभूत गुण बताऊंगा या मूल गुण बताऊंगा, मूल गुण किसके, आवेश के मूल गुण के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये सारे टॉपिक हम कवर करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल टाइम हो चुका है क्विज का, पहला क्वेश्चन क्विज का आपके सामने आने वाला है। तैयार है सभी बच्चे? क्विज के लिए तैयार है क्या? क्विज के लिए तैयार है क्या सभी बच्चे? जल्दी जल्दी से आंसर लिखना है आपको, जल्दी 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 से। तैयार है ना? आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन ये रहा। आंसर बताइए, आंसर बताइए जल्दी से। अभी पूछा है, अभी 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 बताया आपको, अभी बताया है। कमेंट में जल्दी से मुझे बताओ क्या आएगा आंसर। अरे बोलिए ना, बोलिए बोलिए बोलिए, आंसर बताइए कौन सा। ध्यान से देखना, गलत मत करना, ध्यान से देखिए। और बेटा रोज आना है क्लास में, अगर एक दिन मिस किया तो फिर मिस करते रहोगे बेटा। दो तरह के मिस होते हैं, एक तो मिस छूट गई, जैसे ट्रेन छूट गई मिस हो गई, क्लास छूट गई मिस हो गई, और एक होता है मिस याद करने वाला, तो फिर याद करते रह जाओगे बेटा। चुड़िया चुग गई खेत वाला कहानी हो जाएगा आपके साथ। अगले पर चलते हैं, अगला है विद्युत धारा का मात्रक। अब विद्युत धारा का मात्रक कक्षा 10वीं की बातें हम चेक कर रहे हैं। मैं आपका चेक कर रहा हूं कि आपने कक्षा 10वीं में जो पढ़ा था कितना याद रहा आपको। विद्युत धारा का मात्रक अगर आप बता पाए तो बहुत अच्छी बात होगी। मैं समझूंगा कि आप कुछ ना कुछ पढ़े जरूर है, याद जरूर है, मेहनत करने किया था आपने। कक्षा 10वीं में आपने मेहनत किया था कि नहीं, अभी पता लग जाएगा। एक बार जल्दी से बताना। आंसर बताइए, आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए क्या आएगा। सभी बच्चे फटाफट से, दनादन आंसर आना चाहिए, ये धीरे धीरे वाला काम नहीं है, फटाफट से। डी है सर जी, या अब लग रहा है कि पढ़े हो। आओ देखते हैं, ठीक है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है कितना। अभी इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश कितना लिखा था, माइनस का 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। जहां पर यह दिख रहा है इसको लगा दो आंसर। तो ऋणात्मक तो पहले ही बोल दिया गया है, ऋणात्मक को यहां पर शब्दों में लिख दिया है ऋणात्मक। अब सिर्फ आपको यह मान बताना है कितना, 1.6 गुणे 10 की घात -19 कहां है, 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। सी नंबर करेक्ट है। अरे है क्या, बिल्कुल। अगले की बात करें तो विद्युत धारा मतलब करंट की बात कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहा है। इसका मात्रक क्या होता है बेटा, एम्पियर। डी इज द करेक्ट आंसर। ये मैंने कक्षा 10वीं का लेवल आपका चेक किया कि 10th में आपने क्या पढ़ा था। तो 10th में आपने पढ़ा था, जो याद है आपको, बहुत अच्छी बात। टाइम टेबल एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, टाइम टेबल क्या है बेटा, ठीक है। अच्छा, हमने क्या पढ़ा, तो इसमें हमने सिर्फ आवेश के बारे में पढ़ा है। बाकी की जो टॉपिक है ये नेक्स्ट लेक्चर में कवर होंगे आपके, ये याद रखिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, और अगले लेक्चर से थोड़ी सी चीज़ें बढ़ जाएंगी। अब सिर्फ पढ़ाई पर फोकस रहेगा। आज हमने थोड़ा बात भी ज़्यादा किया।